हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा अकाउंटेंसी का न्यू टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बेसिक्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली बैंक रिकॉन्सिलिएशन का कंसेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मैकेनिज्म क्या है और इससे रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है और स्टूडेंट्स को अक्सर इसके ट्रांजैक्शंस में कंफ्यूजन लगता है जस्ट बिकॉज कि उनका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इसका मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होती। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखें। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसको बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से समझने का ट्राई करें। कोई कंसेप्ट अगर समझ नहीं आए तो उसको फिर से रिपीट करके देख लें उसमें, लेकिन इसके बेसिक्स अगर समझ में आए तो आगे का ये चैप्टर के आगे के अपने कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। फाइन, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग और उसका मैकेनिज्म एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आप इस पूरे नाम पर जाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो यहां पर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज द बैंक। सबसे पहला वर्ड हमारा यूज होता है इसमें बैंक। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अकाउंटेंसी में अगर बैंक कहीं वर्ड यूज हो रहा है तो इट मींस वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैश एट बैंक की। कैश एट बैंक का मीनिंग होगा बिजनेस का वो पैसा जो उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिटेड है। अब एक बात याद रखिएगा कि बिजनेस के पर्पज से जो बैंक में अकाउंट ओपन होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट का आपको पता है भाई, करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के, बिजनेस डीलिंग के लिए जो अकाउंट ओपन करते हैं तो वो यूजुअली कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। ओके फाइन। अब जब भी कभी बैंक वर्ड आ गया तो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट अकाउंट। तो यहां पर हम हमेशा करंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे, मींस बिजनेस के अकाउंट के बारे में बात करेंगे, उस अकाउंट के बारे में बात करेंगे जिससे बिजनेस की रेगुलर डीलिंग्स एक्चुअली होती है, जिससे बिजनेस का बैंक के थ्रू पेमेंट और बैंक के थ्रू पेमेंट का रिसीव करना और जो दूसरे ट्रांजैक्शन से वो होते हैं। फाइन, तो पहला हमने वर्ड इंटरप्रेट कर लिया कौन सा, बैंक। सेकंड वर्ड है हमारा यहां पर स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन को लास्ट में लेंगे। स्टेटमेंट जो होते हैं, अकाउंट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स बनते हैं। इससे पहले हमने कौन सा बनाया था, ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो ट्रायल बैलेंस भी अपने आप में एक स्टेटमेंट था, वो भी वर्टिकली बनता था, द डीआरसीआर, और ऊपर से नीचे हम क्या करते थे, वन बाय वन सारे अकाउंट्स के नाम लिखते थे और लास्ट में जाकर हम उसको टोटल लगाते थे। इसी तरह से एक बैलेंस शीट हमारी आगे स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट दोनों तरह से बनती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी और वर्टिकल फॉर्मेट में भी। फाइन, तीसरी बात ये, और ये बीआरएस हमारा अपने आप में एक स्टेटमेंट है। तीसरी बात होती है कि इसमें टू और बाय का यूज नहीं होता जिस तरह से अकाउंटेंसी के अंदर यूज होता है। इसमें टू और बाय का प्रीफिक्स हम लगाते नहीं है। नॉर्मली डेबिट क्रेडिट अगर हो नहीं हो तो भी हम इसके अंदर बेसिकली नहीं यूज करते। फाइन, तीसरी बात इसमें यह होती है कि स्टेटमेंट जो होते हैं वो यूजुअली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बनते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मीनिंग होता है एक खास दिन पर, एक स्पेसिफिक डे पर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा इससे पहले, तो ट्रायल बैलेंस के नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं एज एट या एज ऑन करके। जैसे लिख दिया एज एट 31 मार्च 21, तो इसका मीनिंग ये होता है ये ट्रायल बैलेंस जो है ये 31 मार्च 2021 के दिन अलग अलग लेजर के बैलेंसेस को शो करता है। बैलेंस शीट के साथ भी एज ऑन या एज एट लगता है। तो बैलेंस शीट आपके बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन एक स्पेसिफिक डे, खास दिन पर शो करती है। ये बेसिकली होता है। तो स्टेटमेंट्स यूजुअली जो बनते हैं, नॉर्मली जो स्टेटमेंट्स बनते हैं, मैं सारे स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर पोजीशन शो करते हैं। इन द सेम वे जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इट आल्सो शोज द रिकॉन्सिलिएशन पोजीशन बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एक खास पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये पासबुक और कैश बुक के बीच का रिकॉन्सिलिएशन शो करता है। ओके, तो हमारा सेकंड कंसेप्ट हो गया स्टेटमेंट का। थर्ड हमारा कंसेप्ट बेसिकली यहां पर आ रहा है रिकॉन्सिलिएशन का। ये जो रिकॉन्सिलिएशन का वर्ड है ये रिकॉन्साइल से बेसिकली डेराइव किया गया। रिकॉन्साइल करना मींस किन्हीं दो चीजों को मिलाना, एक दूसरे से चेक करना, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन। हम कभी बोलते हैं ना कि भाई आप रिकॉन्साइल कर लो, ठीक है, कि भाई मैंने कोई हिसाब लिखा, आपने कोई हिसाब लिखा, तो बोले हम दोनों एक दूसरे से रिकॉन्साइल कर लें। भाई आपकी एक पार्टी है, वो आपके पास हिसाब लेकर आती है और बोलती है कि भाई मेरे हिसाब से इतना इतना पेमेंट मुझे आपको देना है, आप बोल रहे हैं मेरे हिसाब से इतना पेमेंट लेना है, तो बोलेंगे हम चलो चेक कर लेते हैं, रिकॉन्साइल कर लेते हैं। रिकॉन्साइल करना मींस तुम भी अपना हिसाब सामने रखो, मैं भी अपना हिसाब सामने रखता हूं और एक दूसरे से हम क्या कर लेंगे, टैली कर लेंगे। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि
कहां पर कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई या मुझसे कोई एंट्री छूट गई या आपसे कोई एंट्री छूट गई, तो हम उसको एक्चुअली चेक तभी कर पाएंगे जब हम एक दूसरे से उस हिसाब को रिकॉन्साइल बेसिकली लेंगे। तो रिकॉन्साइल करना मींस क्रॉस चेक करना, किसी चीज को मिलाना बेसिकली। फाइन, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये किसी दो चीज के बीच में रिकॉन्सिलिएशन करता है। ये बात तो कंफर्म हो गई कि भाई ये कोई दो वैल्यूज के बीच में रिकॉन्सिलिएशन करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो पार्टीज हैं और दो पार्टीज आपस में अपने हिसाब को रिकॉन्साइल कर रहे हैं, इन द सेम वे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेट भी किसी दो चीजों के बीच में रिकॉन्साइल करेगा। तो यस ऑफ कोर्स ये दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक तो मैंने कहा कि आपका कैश बुक, और सेकंड होगा हमारा क्या इसमें पासबुक और वी कैन से बैंक स्टेटमेंट। आजकल बैंक स्टेटमेंट ज्यादातर चलते हैं। फाइन, एक तो होता है कैश बुक और दूसरा होता है पासबुक। अब क्या कैश बुक और पासबुक का, तो हम ये बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। अब पासबुक में किसका बैलेंस होता है? आपका बैंक बैलेंस। ठीक है, कैश बुक, यहां पर एक बात याद रखिएगा पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग टू एंड, जब तक आपका ये बीआरएस फिनिश नहीं हो जाता, तो याद रखिएगा कि जब तक ये वर्ड कैश बुक बीआरएस में यूज हो रहा है तो कैश बुक इन बीआरएस रिप्रेजेंट्स व्हाट? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक या तो इसको रिप्रेजेंट करेगा या इट विल रिप्रेजेंट्स व्हाट? आवर बैंक अकाउंट लेजर। ये बैंक अकाउंट के लेजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली वैसे ज्यादातर वो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को रिप्रेजेंट करता है। मींस बीआरएस में कैश बुक वर्ड जो यूज होगा वो अपनी हार्ड कोर कैश सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए नहीं यूज होगा, ये डबल कॉलम कैश बुक के लिए यूज होगा। और डबल कॉलम में भी कौन सा कॉलम होना चाहिए? उसमें बैंक का कॉलम। आपने डबल कॉलम कैश बुक बनाई है और उसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं। देखिए, डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट जो होता है, इधर होता है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ वाउचर नंबर, कैश एंड बैंक, और इधर भी होगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश एंड बैंक। तो अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो जब हम वर्ड सुनते हैं कैश बुक तो हमारे माइंड में ये आता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश। तो हम कैश की बात नहीं कर रहे, हम बाय डिफॉल्ट यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? बैंक कॉलम की। और बैंक कॉलम में क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वही कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? सिर्फ बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड। तो पहला कंफ्यूजन अपना ये दूर कर लीजिए कि अगर यहां पर वर्ड कैश बुक आता है, क्योंकि ये रिपीटेडली हर क्वेश्चन में आएगा, कैश बुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो आप इसमें कैश बुक का मीनिंग क्या होगा? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम। और अगर नहीं तो आप इसमें बैंक अकाउंट का जो लेजर होता है उसको भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। मींस यहां पर कैश बुक कैश की बात नहीं कर रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन तो मैंने आपको दूर कर दिया कि भाई बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मीनिंग ये होगा कि हमारे बैंक अकाउंट के हिसाब से या हमारे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के अकॉर्डिंगली हमारा जो बैलेंस है एक स्पेसिफिक डे पर, लेट्स सपोज एज एट 31 मार्च 22, तो 31 मार्च 2022 को हमारी जो कैश बुक है, फिर वही वर्ड कैश बुक आया मींस बैंक कॉलम, हमारा जो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है वो हमारा बैंक का बैलेंस कितना दिखाता है? ये आता है ना इधर यहां पर बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ये बाय बैलेंस सीडी ये बेसिकली कितना बैलेंस शो कर रहा है। और जो बैंक से हमने एक स्पेसिफिक डे पर पासबुक बुलवाई, होता क्या है कि एज अ बिजनेसमैन हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, बैंक से बैंक का बैलेंस और बैंक का स्टेटमेंट बुलवाते हैं। आजकल तो बैंक भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग होती है, उधर से हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। बट क्यों निकालते हैं? एक्चुअली उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब आप वो बुलवाते हैं एक स्पेसिफिक, आपने सोचा कि भाई हर मंथ के एंड में बुलवाऊंगा, तो हर मंथ की 31 को, तो आपने 31 इस मंथ 31 मार्च 2022 को बैंक स्टेटमेंट बुलवाया। ठीक है, और आपने अपना कैश बुक को भी क्लोज किया, कैश बुक मींस डबल कॉलम कैश बुक को क्लोज किया। फाइन, अब आप देखेंगे कि क्या ये दोनों बैलेंसेस सेम है, और होनी चाहिए सेम, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन बैंक में हो रहा है वो आपकी कैश बुक में रिकॉर्डेड होगा, और जो कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा है तो नेचुरली वो बैंक में हुआ होगा। ठीक है, तो ये दोनों बैलेंसेस बेसिकली क्या सेम है? कई दफा ऐसा होता है कि ये दोनों बैलेंसेस एक्चुअली एक दूसरे से टैली नहीं होते। ठीक है, कैसे टैली नहीं होते? आपने अपना बैंक कॉलम क्लोज किया, उसके अकॉर्डिंगली आपका बैलेंस आ रहा है लेट्स सपोज 45,800। ठीक है, और इधर आपने चेक किया तो इधर आपका बैलेंस आ रहा है लेट्स सपोज 55,800।
और आपने देखा करे यार ये तो 10,000 रुपए का डिफरेंस है, 10,000 रुपीज का डिफरेंस आ गया। अब यहां से आपका बीआरएस का रोल स्टार्ट होता है। हमें क्या करना है, 45,800 और 55,800 को एक दूसरे से रिकॉन्साइल करना है। हमने बैलेंस मिलाया तो मालूम पड़ा बैलेंस दोनों का सेम नहीं है। तो इसका ये मीनिंग नहीं, मींस हमारे हिसाब से कैश बुक के हिसाब से 10,000 रुपए कम है और पासबुक के अकॉर्डिंगली 10,000 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग नहीं होता कि हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। होता क्या है कि कभी कभी हमारे किए गए ट्रांजैक्शन में एक्चुअली अकाउंटेंसी के ऊपर चलता है प्रिंसिपल ऑफ टाइमलेसनेस। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलेसनेस का मीनिंग होगा जब आपके पास ट्रांजैक्शन अपीयर हो उसको उस टाइम पे रिकॉर्ड करो, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप रिकॉर्ड करो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी बैंक का ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं उस पीरियड में और जब बैंक करता है उस टाइम में डिफरेंस आ जाता है और उस डिफरेंस की वजह से दोनों के बैलेंसेस में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैं आपको एक इसका एग्जांपल दूं, मान लीजिए हमने क्या किया, रिकॉन्साइल करना स्टार्ट किया। अरे भाई 10,000 का डिफरेंस कहां से आया? मालूम पड़ा कि हमने 25 मार्च को मिस्टर श्याम के नाम से 10,000 का चेक इशू किया था। मिस्टर श्याम को 10,000 का चेक इशू किया था और हमने उसको कहा था कि भाई आपका पेमेंट है, और हमने एंट्री कब कर दी? 25 मार्च को हमारे कैश बुक के बाय साइड में क्या लिख दिया हमने? बाय शाम कितना? 10,000। और बाय साइड में बैंक के क्रेडिट साइड में कुछ लिखा, मींस देखिए बैंक इज एन एसेट, प्लस एसेट डेबिट माइनस एसेट क्रेडिट। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारा बैंक बैलेंस 10,000 से कम हो गया। अब इस चेक की वैलिडिटी जो होती है वो 3 मंथ्स की होती है, और वो शाम आज डाले, कल डाले, परसों डाले, 10 दिन बाद डाले, 15 दिन बाद डाले, हम उसको फोर्स तो कर नहीं सकते। तो वो उसने चेक 31 मार्च तक बैंक में डाला ही नहीं, और जब वो चेक बैंक में गया ही नहीं तो नेचुरली बैंक बैलेंस भी अपने आप में कम होने का नहीं। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये रहा कि ये चेक जो हमने इशू किया था ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो हमारे जो कैश बुक का बैलेंस था वो कैश बुक का बैलेंस तो 10,000 से माइनस हो गया, बट जो पासबुक में जो बैलेंस आया उसके अंदर 10,000 से माइनस नहीं हुआ। तो इस वजह से इधर 45,800 आया और इधर 55,800 आया। बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि हमेशा जब दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस हो तो कहीं ना कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई मैनिपुलेशन या कुछ अकाउंट्स के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन इससे आप अगर कोई पॉसिबल फ्रॉड के चांस है तो उसको आप पकड़ सकते हैं। हर मंथ आप क्या कर रहे हैं, अपने बैंक से स्टेटमेंट बुलवाएं, या हर वीक जैसा भी, अगर आपके यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ट्रांजेक्शन की बहुत ज्यादा रिपीटेडली ट्रांजेक्शन होते हैं तो जल्दी जल्दी बीआरएस बनाए, नहीं तो मंथली बनाए। यूजुअली मंथली बनाया जाता है इसके अंदर, या क्वार्टरली, अगर और कम है तो आप क्वार्टरली बनाए इसमें। तो कहने का मीनिंग ये कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या करता है, जो आपका बैंक अकाउंट है या आपका बैंक कॉलम है जहां पर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, वेदर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और बैंक अकाउंट, उससे जो एक स्पेसिफिक डे पर बैलेंस आया है उसका रिकॉन्सिलिएशन करता है उस बैलेंस से जो आप बैंक से बुलवाते हो, और जो बैंक से आप बैलेंस बुलवाते हैं वो कहलाता है आपका बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो यहां तो मैंने सिर्फ आपको एक ही ट्रांजैक्शन बताया जिस वजह से दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंसेस थे, बट एक्चुअली इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं जिससे कभी कभी टाइम की वजह से, कभी कभी कुछ क्लैरिकल एरर की वजह से, कभी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जो पासबुक में रिकॉर्ड हो जाता है, हमें खबर नहीं होती कि कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। कभी ऐसा होता है कि कोई ट्रांजैक्शन ने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, पासबुक में हुआ ही नहीं। तो इस बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिस वजह से दोनों के अंदर अक्सर क्या होता है, उनके बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाता है, और उन बैलेंसेस के, और वो एक अकेला नहीं होता, अलग अलग रीजंस होते हैं उसके अंदर, और उनको रिकॉन्साइल करने के लिए हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर, आफ्टर एवरी मंथ, आफ्टर एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाते हैं, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है कि भाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाया जाता है, हर मंथ के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में, या जब आप बनाते हो, जैसे आप बनाते हो वो आपके ऊपर है। उसमें क्या देखते हैं हम, दोनों के बैलेंसेस को, बैंक बैलेंस, एक्चुअली बैलेंस तो एक ही है बैंक बैलेंस, उस बैंक बैलेंस आपके अकॉर्डिंग कितना है और बैंक के अकॉर्डिंग कितना है, दोनों का रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, और जो रीजन ऑफ डिफरेंसेस होते हैं वो सारे रीजन ऑफ डिफरेंसेस बेसिकली हम उसमें लिखते हैं, तो वो कहलाता है हमारा बेसिकली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फंडा आपको क्लियर हो गया।
अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको कुछ मैकेनिज्म इसके अंदर समझना पड़ता है। देखिए होता क्या है कि हमारा कैश बुक और पासबुक का मैकेनिज्म मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि पासबुक और कैश बुक का मैकेनिज्म क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसमें बात करें। मैंने क्या कहा, जब मैं वर्ड कैश बुक यूज करूंगा मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हमारा एक तो कैश बुक का मैकेनिज्म है या हम इसको बोले बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। और इधर हमारा एक होगा पासबुक का मैकेनिज्म, ठीक है। अगर आपने इससे पहले हमने कैश बुक बनाई है, डबल कॉलम सिंगल कॉलम ये कैश बुक बनाते रहे, तो हमारे पास एक कॉलम होता है कैश का, एक कॉलम होता है बैंक का, इधर भी एक कॉलम होगा कैश का और इधर भी एक कॉलम होगा बैंक का। अच्छा, कैश हो या बैंक हो, दोनों हमारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। और एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट का। इंक्रीज इन बैंक बैलेंस विल बी डेबिटेड, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस विल बी क्रेडिटेड। मींस जिन भी ट्रांजैक्शन से हमारे बैंक बैलेंस इंक्रीज होंगे वो सारे के सारे डेबिट होंगे, और जिन ट्रांजैक्शन से हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। फाइन, सारे ट्रांजैक्शन जिनसे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट होंगे, सारे ट्रांजैक्शन जिनसे बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट होंगे। फाइन, ये ऐसा। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि भाई मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया 10,000, नया बैंक अकाउंट ओपन किया, तो मैं यहाँ क्या एंट्री डालता हूँ, कॉन्ट्रा डलती है ना, टू कैश, इधर हम डाल देते हैं सी लिखते हैं, इधर मान लीजिए 50,000 और यहाँ पर बाय बैंक लिख करके खत्म कर देते हैं, ठीक है, कैश में। बट मैं अभी बैंक के बारे में बात कर रहा हूं तो बैंक के लेकर चलूंगा, ठीक है। तो एक ट्रांजेक्शन बेसिकली हमारा होगा, ओके फाइन। अब जब मैं किसी एक पार्टी से डील करता हूं, बैंक से डील कर रहा हूं और मैं पैसा बैंक में डाल रहा हूं, तो मैं तो एंट्री रिकॉर्ड करूंगा ही करूंगा, बैंक भी तो एंट्री रिकॉर्ड करेगा। अरे भाई बैंक के पास तो पूरा हिसाब ही पैसे का है और उसके तो न मालूम लाखों कस्टमर्स हैं, और मैंने अभी बैंक अकाउंट में पैसा डाला तो उसको मेरे ही अकाउंट में डालना पड़ेगा ना। मैं उसको अकाउंट नंबर दूंगा, पेइंग स्लिप पूरी फिल करके उसको दूंगा, वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट में मनी को डिपॉजिट करेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो बैंक मींस, मेरा कहने का शॉर्ट में मीनिंग ये है कि जहां अगर हम सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो वहीं बैंक भी सेट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है, तो बैंक भी इस एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। अब देखिए यही एंट्री पासबुक में कैसे रिकॉर्ड होती है। पासबुक का फॉर्मेट क्या होता है, एक होता है डेट, एक पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद एक कॉलम बनता है DR/CR, उसके बाद डेबिट और उसके बाद क्रेडिट एंड देन व्हाट, बैलेंसेस, ओके। ये हमारा पासबुक का फॉर्मेट है। अब ये जो 10,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने भी उसकी एंट्री की होगी, तो बैंक कैसे एंट्री करेगा, जो भी डेट है, मान लीजिए 1 जनवरी है तो यहां पर भी डेट क्या डालेगा, वो 1 जनवरी कैश डिपॉजिटेड, और यहां CR लिखेगा और क्रेडिट में लिखेगा कितना, 50,000, और बैलेंस शो कर देगा यहां 50,000 व्हाट, क्रेडिट, 50,000 का क्रेडिट बैलेंस शो कर देगा, ओके। मींस जो ट्रांजैक्शन को हमने डेबिट किया, बैंक उसको क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज हमने किसी एक पार्टी को, मिस्टर राम को 10,000 रुपीज का चेक दिया, तो मान लो 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी बाय मिस्टर राम 10,000 रुपीज का चेक दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ, चेक दिया तो हमारा बैंक बैलेंस हमारे अकॉर्डिंगली कम होगा, तो बेसिकली हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब मिस्टर राम इस चेक का पेमेंट कैसे लेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो बैंक में जाएंगे, अपने बैंक अकाउंट में पे स्लिप फिल करेंगे, उस स्पेसिफिक चेक को उसके साथ स्टेपल करेंगे, ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। वो उनका जो भी बैंक अकाउंट है, मान लो मेरा SBI है, उनका ICICI है, तो ICICI में ऐसा करेंगे, और उसके बाद बैंक उसको निकालेगा, फिर उसके बाद क्लियरेंस में जाएगा। मान लो कि मेरा ये जो 5 जनवरी का बैंक चेक जो था ये 8 जनवरी को क्लियर हुआ, तो चेक क्लियर्ड ऐसा करके यहां पर बैंक उसको डेबिट कर देगा 10,000 से, और 50 क्रेडिट 10 डेबिट, तो इधर आ जाएगा 40,000 रुपीज व्हाट, बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा, पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे मोहन से चेक रिसीव हुआ तो टू मोहन में इधर डालूंगा, मान लीजिए 15,000 डेबिट में, और बैंक उसको डाल देगा 15,000 क्रेडिट में, टोटल बैलेंस हो जाएगा कितना, 55,000 क्रेडिट, ठीक है। अब बैंक कभी कभी क्या करता है, मेरे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है। वैसे नॉर्मली करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता नहीं है, बट कभी ट्रांजैक्शन आ जाए इंटरेस्ट देगा, तो बैंक इंटरेस्ट कैसे देगा, यहां लिख देगा क्रेडिट इंटरेस्ट, और यहां CR लिख देगा, मान लो 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, तो ये हो गया कितना, 56,000 रुपीज क्रेडिट, ठीक है। और इसी इंटरेस्ट को आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो कहने का मेरा अल्टीमेटली मीनिंग ये होता है कि जो ट्रांजेक्शन हम हमारे पास कैश बुक में डेबिट करते हैं, सेम ट्रांजैक्शन बैंक
पासबुक में क्रेडिट करता है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो मेरा पैसा बैंक में जा रहा है मेरे लिए एसेट है, और मेरी एसेट बढ़ती है तो मैं उसको डेबिट डालता हूं। जा किसके पास रहा है? बैंक के पास। तो बैंक के लिए एक तरह की अमानत है, तो बैंक क्या करेगा? उसको बीइंग अ लायबिलिटी उसको क्रेडिट कर देगा। तो जब जब मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरी एसेट इंक्रीज होगी, और जब जब मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक के अकॉर्डिंगली बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि बैंक के पास वो मेरा अमाउंट डिपॉजिटेड है। तो मेरी इंक्रीज इन एसेट, बैंक की इंक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी का ये मैचिंग रखे। इट मींस कि जो ट्रांजैक्शन हम डेबिट करते हैं बैंक सेम ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करता है। हम डेबिट कर रहे हैं मींस हमारी एसेट को इंक्रीज कर रहा है, बैंक क्रेडिट कर रहा है मींस बैंक अल्टीमेटली उसकी लायबिलिटी को बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। ओके फाइन। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है, ये याद रखिएगा। इसलिए जब भी कभी ऐसा आपको क्वेश्चन में लिखा है कि बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट, तो समझ जाइएगा बैंक क्या कर रहा है? आपका बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर बैंक क्रेडिटेड लिखा है मींस बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ाया, और बैंक डेबिटेड मींस बैंक ने हमारा बैलेंस अल्टीमेटली कम किया। फाइन। तो ये बेसिकली कहने का मीनिंग ये है कि ये हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में पहली चीज याद रखिएगा, जब जब ऐसा लिखा होगा कैश बुक डेबिटेड तो बैंक बैलेंस बढ़ा, कैश बुक क्रेडिटेड तो बैंक बैलेंस कम, पासबुक डेबिटेड पासबुक तो बैंक बैलेंस कम हुआ, क्रेडिटेड द पासबुक तो बैंक बैलेंस हमारा बेसिकली इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये पहली चीज। अब इसके अंदर एक चीज बताकर मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूं बेसिक्स में। देखिए इसमें होता क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर रिकॉन्सिलिएशन किया जा रहा है बिटवीन टू बैलेंसेस एज पर कैश बुक, है ना। पहला क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक, और सेकंड होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये दो बैलेंसेस को आपस में रिकॉन्साइल कर रहा है। मींस ये जो हमने कैश बुक बना के निकाला और ये जो बैंक से हमने बुलवाया, दोनों के बैलेंसेस को आपस में क्या किया जा रहा है? रिकॉन्साइल किया जा रहा है। तो या तो देखिए जब रिकॉन्साइल करना है तो आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो या तो आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करके उसको पासबुक पे लेकर आएंगे, या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करके कैश बुक पे लेकर आएंगे। जैसे मैंने अभी क्या कहा था कि इधर मेरा 45,800 है, इधर 55,800 है, तो किसी एक को तो बेस लेना पड़ेगा। मैंने 45,800 को बेस लिया और ये देखा कि भाई 45,800 55,800 कैसे है, ठीक है, या फिर इसको बेस लेता तो मैं इसके अकॉर्डिंगली इसको चेक करता। तो आप याद रखिएगा कि बीआरएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा किसी एक बैंक बैलेंस से स्टार्ट होंगे, या तो बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होंगे या बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट होंगे। तो अगर ये बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हुआ तो बैलेंसेस दो गिवन होते हैं, ठीक है। पहला होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, और एक होगा सेकंड कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। इन द सेम वे पासबुक में भी क्या होगा? एक डेबिट बैलेंस होगा और एक क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। आपको क्वेश्चन में कोई एक बैलेंस देगा, वो कोई एक बैलेंस मींस या तो बैलेंस एज पर कैश बुक देगा, और अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर बैलेंस एज पर पासबुक देगा और अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है, पासबुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है, और वहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा जो बैलेंस आपको गिवन है। देखिए या तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक देगा, और अभी मैंने क्या कहा? कैश बुक मींस हम बना रहे हैं हमारी एसेट, तो डेबिट बैलेंस मींस पॉजिटिव बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस होगा? हमेशा ऑलवेज द पॉजिटिव बैलेंस। और अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है तो ये कौन सा बैलेंस होगा? नेगेटिव बैलेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, ठीक है। बट बैंक में इसका ऑपोजिट हो जाता है। बैंक का डेबिट बैलेंस मींस व्हाट? नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, और वी कैन से व्हाट? ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस मींस व्हाट? पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन की जब भी स्टार्टिंग होगी तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से होगी। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, और अगर कैश बुक का बैलेंस दे दिया तो कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक का बैलेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में आपको पासबुक का बैलेंस दे दिया तो पासबुक से स्टार्ट करके आपको कैश बुक का अल्टीमेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइन। तो ये था हमारा बेसिक्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट, उसका मैकेनिज्म, कैश बुक और पासबुक में एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती हैं, क्या डेबिट क्या क्रेडिट ये बता दिया, और बैलेंसेस बेसिकली कहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल अगर आपको कुछ लगता है, क्वेरी या डाउट लगता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे हम आगे के और जो एडजस्टमेंट है वो आगे के लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। फाइन।
थैंक यू. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy. थैंक यू.